नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। इस शो में हम बात करते हैं आपसे जुड़े मुद्दों की, और आज जिन मुद्दों पर फोकस रहेगा वो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, उन योजनाओं से जुड़े हुए हैं जो सरकारें आपके लिए लेकर आती हैं, लेकिन जमीन पर होता क्या है इस पर होगी बात। तो आज का हमारा पहला मुद्दा है नल से टपकते करप्शन के इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि बिहार में एक योजना के नाम पर किस तरह से नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जो किया, उसकी पूरी कहानी, जमीनी रिपोर्ट आपको हम इस पड़ताल में दिखाएंगे। और इसके बाद आज का दूसरा मुद्दा होगा राजस्थान को लेकर, जहां पर सत्ता के लिए नेता लड़ रहे हैं लेकिन जनता मर रही है, कराह रही है, लेकिन चिंता किसी को नहीं है। जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा है उन्हें तो बिल्कुल ही चिंता नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। इस शो में हम बात करते हैं आपसे जुड़े मुद्दों की, और आज जिन मुद्दों पर फोकस रहेगा वो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, उन योजनाओं से जुड़े हुए हैं जो सरकारें आपके लिए लेकर आती हैं, लेकिन जमीन पर होता क्या है इस पर होगी बात। तो आज का हमारा पहला मुद्दा है नल से टपकते करप्शन के इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि बिहार में एक योजना के नाम पर किस तरह से नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जो किया, उसकी पूरी कहानी, जमीनी रिपोर्ट आपको हम इस पड़ताल में दिखाएंगे। और इसके बाद आज का दूसरा मुद्दा होगा राजस्थान को लेकर, जहां पर सत्ता के लिए नेता लड़ रहे हैं लेकिन जनता मर रही है, कराह रही है, लेकिन चिंता किसी को नहीं है। जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा है उन्हें तो बिल्कुल ही चिंता नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में हर घर जल का नल योजना में हुए घोटाले को लेकर नीतीश कुमार की सरकार हर दिन घिरती जा रही है। सबसे गंभीर आरोप है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर। आरोप यह है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया और फायदा पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की, और अब पटना से कटिहार तक पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नीतीश सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हमारी ये रिपोर्ट लोकतंत्र में आपको बताएगी कि जिस कटिहार में डिप्टी सीएम ने अपने करीबियों को इस योजना का फायदा पहुंचाया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, वहां की जमीनी हकीकत क्या है, कितना काम हुआ है जमीन पर, क्या कहीं पर नल लगे भी हैं या नहीं, और अगर लगे हैं तो नल से जल आ भी रहा है या नहीं। तो देखिए ये रिपोर्ट। एक % भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में। लगा ही नहीं है तो होगा कैसे सक्सेस। कहीं पाइप बहरे में है, कभी फट गया है, पानी का पूरा समस्या। यहाँ कुछ पानी अभी भी नहीं करता है सब साफ। नहीं आ रहा है पानी, जब से लगाया पानी नहीं आता है, पाइप टूट गया है। देख लिए, नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं टपकता। करप्शन टपकता है, करप्शन। हर घर में नल से जल योजना में हुए करप्शन की इन्वेस्टिगेशन करने टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता पटना से कटिहार पहुंच गए हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के इलाके में, जहां उनकी बहू और साले की कंपनियों को ठेके की रेवड़ी मिली। सच्चाई बस एक एक कर देखते जाइए। सुशासन की सरकार की ये पहली तस्वीर, दरवाजे पर नल है लेकिन उसमें जल नहीं। फिर काहे का नल है भाई? और ये तस्वीर एक दरवाजे की नहीं, गांव गांव में नल है लेकिन ज्यादातर जगह जल नहीं आ रहा है पानी, जब से लगाया पानी नहीं आता है, पाइप टूट गया है, कोई देखने का नहीं आता है। खबर देते हैं, आईबे नहीं करता है, कोई नहीं आता है। टाइम्स नाउ नवभारत पर कटिहार के कई पंचायतों की सच्चाई एक एक करके देखते चलिए। हमने ठाना है, भले नीतीश जी के नल में सूखा पड़ गया, लेकिन करप्शन के नल की इस स्टोरी को एकदम पानी की तरह आपके सामने रख देंगे। सच्चाई क्या है वो भी तस्वीरें लगातार दिख रही है। किस तरह से आप देखिए, यहाँ भी एक नल है लेकिन इसमें भी जल नहीं है, और इसका कनेक्शन भी देखिए आप टूटा हुआ है। हम इसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं, और ऐसी तस्वीर इस पूरे इलाके के लगभग गांव में देखने को मिल रही है। ये कटिहार का भावरा पंचायत का पोखरिया इलाका है। गांव है टेगाबाड़ी। ये वही पंचायत है जहां हर घर नल का जल योजना का कॉन्ट्रैक्ट बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की बहू की कंपनी को मिला, उनके साले की कंपनी को मिला, उनके रिश्तेदारों की कंपनी को मिला। हालत यह है कि लोग ये तो कहते हैं कि योजना फेल है, लेकिन तारकिशोर जी का नाम नहीं ले पाते। कैसे ले लें
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू जनता। पानी आया तो ठीक, नहीं आया तो किस्मत है। 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में। लगा ही नहीं है तो होगा कैसे सक्सेस? क्योंकि पाइप दिया है तो पाइप से ऐसे पानी बह रहा है। उसको ये नहीं रिपीट, इसमें नल भी सेट नहीं किया हम लोग का मोहल्ला में। चलिए देख लीजिएगा सर जमीन पे, मतलब बेकार कोई काम नहीं हुआ। कोई ना हुआ, ऐसे बह रहा है पानी। हर दिन बहता है पानी, जब भी टाइम पे आता है पानी बह करके चला जाता है। ये टूटे पाइप, ये उखड़ा हुआ पंप, ये सब सबूत है बिहार में क्या हो रहा है, कैसे लूट मची हुई है। क्योंकि ये तस्वीर एक जगह की नहीं, ज्यादातर जगहों पर यही हाल है। पूरा मामला यह है कि 10 नंबर ये वार्ड का जो टंकी बैठा है, 2-4 घर था, वहाँ से सप्लाई पानी टेंगाबाड़ी नहीं आ सकता है। कहीं पाइप बहरे में है, कहीं फट गया है, पानी का पूरा समस्या। यहाँ कुछ पानी अभी नहीं करता है, सब साफ। जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है, जानकारी? पानी भी पूरा गंदा आ रहा है, एकदम पीला पीला। योजना के कॉन्ट्रैक्ट बंटवारे को लेकर कटिहार में जब टाइम्स नाउ नवभारत ने इसकी पूरी पड़ताल शुरू की तो बहू, साले और डिप्टी सीएम के रिश्तेदार सबकी परतें खुलने लगी। दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर को 48 करोड़ का ठेका दिया गया। वहीं जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 3 करोड़ 60 लाख का काम दिया गया है। डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को कुल 36 ठेके मिले। कटिहार के 9 पंचायत में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। डिप्टी सीएम के परिवार को कुल 53 करोड़ का ठेका मिला है। इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इन कंपनियों की पड़ताल शुरू की। कटिहार से पटना तक हम खाक छान रहे हैं। पटना में हम उस जगह पहुंचे जहां दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का पता बताया गया था। 74 सरस्वती अपार्टमेंट, एसपी वर्मा रोड, पटना। इस पते पर पहुंचते ही हमारी टीम को मालूम चला कि ये पिछले 15 दिन से बंद है। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ किसी कंपनी का कोई ब्रांच नहीं है। ये रेसिडेंशियल एड्रेस है, मतलब जिस एड्रेस को कंपनी का एड्रेस बताया गया वो किसी घर का पता निकला। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिहार में यही कहावत थोड़ी बदल जाती है, रिश्तेदार भय डिप्टी सीएम तो डर काहे का। बस डिप्टी सीएम रिश्तेदार हैं तो कंपनी का पता कहीं दे दे, कौन पूछने वाला है। कितने समय से वो 74 नंबर बंद है? हो गया करीब 15 दिन। यहाँ कोई बड़े लोग भी आते थे क्या पहले से? बड़े लोग चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद या और कोई लोग? इधर तो नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया है ना। 15 दिन से बंद है। उसके पहले कौन लोग आते थे यहाँ? यहाँ कोई ऑफिस था या फिर कोई घर है? घर है। घर है, कोई ऑफिस है ही नहीं। ऑफिस नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं कि हम पूछेंगे, ये लूट खसोट एक्सपोज करेंगे। और इसी सिलसिले में हमारी टीम जब जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड कंपनी के पते पर पहुंची, फ्लैट नंबर 319, आशियाना टावर, एग्जीबिशन रोड, पटना। यहाँ कुछ लोग हमें जरूर मिले, लेकिन मौजूद लोगों ने इस मामले पर कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। कैसे बोलेंगे जब सरकार के मुंह में ही दही जम गया, सुशासन को काट सूंघ गया। इस घोटाले की बात करें तो ये सप्लाई जो है जल का लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। लेकिन नाम तो तेजस्वी यादव की पार्टी के लोगों का भी सामने आ रहा है, बात उसकी भी होगी, लेकिन उससे पहले उस तर्क को समझना जरूरी है जो मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि उनकी क्या गलती। क्या उनके रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट लेने का हक इसलिए नहीं कि वो मंत्री बन गए? हक है साहब, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने का, रेवड़ी पाने का नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट और रेवड़ी का अंतर तो मालूम ही होगा, नहीं है तो ऐसे समझिए, डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों की जिन कंपनियों को ठेका दिया गया, उन कंपनियों में से ज्यादातर को सरकारी काम का कोई अनुभव नहीं है। रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने में नियमों की अनदेखी की गई। बगैर अनुभव वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पीडब्ल्यूडी के नियमों की अनदेखी की गई। पीडब्ल्यूडी का नियम कहता है कि ऐसी कंपनी को ठेका नहीं मिल सकता जिसके पास सरकारी काम का कोई अनुभव ही न हो। लेकिन जब घर का कोई सदस्य डिप्टी सीएम हो तो पीडब्ल्यूडी वाले बहू, साले, रिश्तेदार का ख्याल नहीं रखेंगे क्या? नीतीश जी, तारकेश्वर जी, तेजस्वी जी, ये तो अभी शुरुआत है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम की यह पड़ताल जारी रहेगी।
कटिहार ही नहीं, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, गया, हर तरफ से, हर जगह से नल जल के नाम पर मुनाफे का मेवा कूटने की बात हम जनता को जरूर बताएंगे। करप्शन पर नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अब आरोप उनके डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगा है। ऐसे में अब इसे लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मच गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी या फिर सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, कटिहार। और साकेत इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं इस पूरी घटना पर और जानकारी देने के लिए। साकेत, देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये नल जल धन योजना है, और आरोप मुख्यमंत्री पर भी लगा रहे हैं कि आखिर उनके डेप्यूटी जो कर रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अभी तक तारकिशोर प्रसाद की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है, और दूसरी बात ये कि क्या आरजेडी के नेताओं के नाम भी इसमें हैं? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इस जो ये पूरा मामला है, अगर हम पूरे बिहार में अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम पार्टियों के जो नेता है वो इन्वॉल्व है, चाहे वो जेडीयू के नेता हो, आरजेडी के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता। सभी नेताओं को कहीं ना कहीं उनके जो संबंधी है, उनके नज़दीकी है, उनको इस नल जल योजना के तहत टेंडर दिया गया है। चूँकि जो विधायक जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर उनका प्रभाव होता है और उसी हिसाब से ये योजना भी चल रही है, ये अलग इशू है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद का नाम सामने आया है, उनके सगे संबंधियों को जिस तरह से टेंडर दिया गया है इस पूरे नल जल का, खास करके कटिहार जिले के जो गांव है, अभी मैं कटिहार में ही मौजूद हूं मीनाक्षी, और यहां पर मैंने उन गांव का भी दौरा किया जिस पंचायत में ये बातें चल रही है कि उनके बहू को टेंडर दिया गया था, जहां पर उन्होंने काम किया। 4 ऐसे पंचायत है, उन चारों पंचायत में जाकर जो हमने वहाँ की तस्वीर देखी है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो काम करने की बात यहाँ पर हो रही है, एक तरफ जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अगर हमारे सगे संबंधी हैं तो क्या वो काम नहीं कर सकते हैं, वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं, अगर उनको टेंडर दिया गया तो वो काम जमीन पर उतरा कि नहीं, वो भी जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन जो काम कटिहार के उस पंचायतों में किया गया है नल जल योजना के तहत, वहाँ पर काम आधा अधूरा है। कहीं पर नल लगा हुआ है तो उसका जो टोटी है वो गायब है, कहीं पर पाइप ही नहीं बिछा है, कहीं पर पाइप काट दिया गया है, या फिर जहाँ टंकी लगाया गया है तो कहीं से टंकी ही गायब है। तो ऐसी तस्वीर उन पंचायतों में दिख रही है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर में नल का जल पहुंचाने की सरकार कटिबद्ध है और काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो इसमें भ्रष्टाचार है वो अपने चरम पर दिख रहा है। तारकिशोर प्रसाद, अभी थोड़ी देर पहले उनके तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें उन्होंने सफाई दी है कि ये जो 2 कंपनियां हैं, उन 2 कंपनी में इनके कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब कोई रिश्तेदार नहीं है तो 2 दिनों तक वो चुप क्यों बैठे रहे? आखिर जब मीडिया उनसे बार बार बात करने की कोशिश मीडिया ने की तो उनके तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आया? ये अपने आप में सवाल है। और अब जब वो इस पर सफाई भी दे रहे हैं तो एक प्रेस रिलीज जारी करके वो इस पर अपनी सफाई पेश कर दे रहे हैं। ये प्रेस रिलीज साकेत हम दिखाएंगे कि उनकी तरफ से क्या अभी इस पर सफाई आई है, उनका वर्जन क्या है। लेकिन इस बीच क्योंकि बार बार जब इस योजना का जिक्र हो रहा है तो ये योजना क्या है, अपने दर्शकों को इसकी भी जानकारी दे देते हैं। देखिए, योजनाएं जिस प्लानिंग के साथ आती हैं, जिस विजन के साथ आती हैं वो ठीक है, लेकिन जमीन पर उनके इंप्लीमेंटेशन में जो कमियां आती हैं, अब आप इससे समझिए। 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बड़ी योजना थी क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रखा गया, और प्लानिंग कहीं ना कहीं यही थी कि गांव में लोगों को इसका फायदा मिले और हर घर तक पानी पहुंचे, इसलिए हर घर नल जल योजना थी। पहुंचाने का लक्ष्य हालांकि शहरों में भी था कि शहरों में भी इस तरह से नल से जल पहुंचाया जाए, और अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन लगाए गए। सुबह, दोपहर, शाम 2-2 घंटे के लिए पानी पहुंचता है, और इस स्कीम में सरकार की 4 योजनाएं जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, प्लानिंग आपको दिखाई देगी कि एक बड़े दायरे में लोगों को फायदा मिले, इस सोच के साथ योजना बनाई गई। लेकिन जमीन पर क्या हुआ वो हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया, लोगों की शिकायतें भी दिखाई, और साकेत भी लगातार इस पर हमें अपडेट कर रहे हैं। साकेत, जब आप जमीन पर पहुंचे, अगर हम कटिहार की भी स्पेसिफिकली जब बात कर रहे हैं, पंचायतों से ये कंप्लेन आ रही है, और जो तस्वीरें भी देखिए इस वक्त हम दिखा रहे हैं, पहली बात तो नल लगे या नहीं लगे, उनकी क्वालिटी कैसी थी, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या पानी वेस्ट हो रहा है, ये भी एक समस्या है। और इन सबसे ऊपर ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाना जिनके पास अनुभव ही नहीं है, यह दर्शाता है कि अमल में जब योजनाएं आती हैं तो किस किस तरह के खेल जमीन पर होते हैं।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बांटे गए हैं, और सिर्फ ये कटिहार का मामला नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम से जुड़ा हुआ ये मामला है, उनके परिवार को ये टेंडर मिला है, तो ऐसे में सवाल निश्चित तौर पर उठना लाजमी है। लेकिन यही स्थिति बिहार के लगभग जिले में है। जो ये हर घर नल का जल योजना है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने इसे 7 निश्चय योजना, जो चुनाव के दौरान उनका जो कह सकते हैं घोषणा पत्र था, उसमें इसका जिक्र किया गया था, और हर घर को नल पहुंचाने का और नल का पानी देने की योजना नीतीश कुमार ने शुरू की थी, और इसका असर भी दिखा था। लोगों में खुशी थी इस बात की, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं बिहार के जहां पर पीने की पानी की बड़ी समस्या है। तो ऐसे में अगर सरकार की तरफ से उनके घर तक नल का जल पहुंचाया जा रहा था, तो ये एक बड़ी योजना थी, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसी मंशा से इस योजना को उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। लेकिन निश्चित तौर पर जो जमीन पर हकीकत दिख रही है, जिस तरह से इसमें टेंडर दिया गया, अपने लोगों को टेंडर दिया गया, चाहे वो विधायक के लोग हो, मंत्री के लोग हो, उप मुख्यमंत्री के लोग हो, इन लोगों को टेंडर दिया गया, और जमीन पर जो काम उतरना चाहिए था, जो गरीबों के लिए जो ये योजना थी, जो गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिल पाया। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, क्योंकि कटिहार तो कर्म भूमि है यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की। साकेत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, तारकिशोर जी की तो कर्म भूमि है वो, और ऐसे में जब इतना बड़ा घोटाला एक दिखाई दे रहा है, जहां पर लोगों की इतनी शिकायतें हैं, तो ऐसे में जिस क्षेत्र से जो नेता चुनकर आते हैं, उनके वोटर के बीच में इस वक्त क्या सेंटिमेंट है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि नेता जब जमीन पर पहुंचेंगे तो अपने वोटर को क्या मुंह दिखाएंगे जहां से आप चुनकर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिन इलाकों की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है, जहां पर ये इस योजना का सही में लाभ पहुंचना था, उन गांव का दौरा हमने किया है, उन लोगों से हमने बात की है, और जिस तरह से नल के जल का जिस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के घर तक जो दावा किया गया था कि हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा, और उन लोगों को अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही बात जा रही है। क्योंकि जो उनका वोटर है, खास करके जो वोटर्स है, वो गाँव में ही यहाँ पर बसते हैं, और खास करके पार्टियों को वोट करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों तक अगर लाभ नहीं पहुंचता है, तो वो सरकार के खिलाफ ही ये बात जाएगी, और इस बात को सरकार को भी समझना पड़ेगा। अब जैसे जिस तरह से इसमें धांधली की, अनियमितता की बात आ रही है, तो ऐसे में सरकार को इस पर निश्चित तौर पर कड़े कदम उठाने चाहिए। जिन इलाकों में आधा अधूरा काम हुआ है, जिन ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि फिर से उन इलाकों में जाकर वो पूरा अपना काम करे, लोगों के घर तक जल पहुंचाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, एक असंतोष है, और इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर लाभ जो है वो आम जनता तक पहुंचाने की यहाँ पर जरूरत है। मीनाक्षी, साकेत, 1.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन लगाए गए हैं, 2-2 घंटे सुबह, दोपहर, शाम को पानी आए, ये सब बातें इस योजना के दायरे में हैं। लेकिन जब आप जमीन पर उतरे, इसके अलावा आपने खामियां और कहां पर पाई, और कितना बड़ा एरिया है जो इस घोटाले से प्रभावित है? देखिए, कई इलाकों का दौरा हमने किया है, इस पूरे कटिहार और पूर्णिया जिले के, चूंकि सीमांचल का सटा हुआ इलाका है, पटना से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है इस इलाके की। तो आप समझिए कितना इंटीरियर ये इलाका है, और यहाँ के गांव में बहुत सारी जो अनियमितता है वो दिखी है। क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट करना था, उसमें जो गाँव के मुखिया होते हैं, उनको भी इसमें एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भी अपने हिसाब से जो नाम है घरों का, जिसमें नल का जल जाना है, वहाँ का नाम दे। और लोगों से जो हमारी बात हुई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दोहरी नीति अपनाई गई है। जो उनके सपोर्टर्स हैं, मुखिया के जो सपोर्टर हैं, या फिर जो भी जनप्रतिनिधि है, उनके जो सपोर्टर है, उनके घरों में ये नल का जल लगा दिया गया। लेकिन जो सपोर्टर नहीं है या जो उनके वोटर नहीं है, उनके घरों में जो है वो नल नहीं लगाया गया। तो ये अपने आप में एक और सवाल है कि आखिर जब ये लाभ सबको मिलना चाहिए, तो आखिर इसमें भी चुन चुन कर लाभ क्यों दिया जा रहा है? जो जिनका वोटर है, समर्थक है, उन्हीं को ये लाभ मिल रहा है। तो एक समस्या ये भी है। दूसरी समस्या है कि जो पाइपलाइन है, जो नल का जल के लिए जो टंकी बनाया गया है, उसकी कैपेसिटी भी कम है। गांव की आबादी अगर मान लेते हैं कि 500 या 1000 की है, और एक टंकी वहां पर 500 या 1000 लीटर का लगा हुआ है, तो ऐसे में हर जगह पानी पहुंचा पाना हर घर में ये मुश्किल होगा। और जो समय निर्धारित किया गया है, उसमें भी दिक्कत है। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है जो टंकी लगा हुआ है, लेकिन वहां पर पाइप नहीं जोड़ा गया है, कहीं कहीं टंकी ही अभी तक नहीं बैठा गया है। जबकि इस योजना को लगातार सरकार के तरफ से, और खुद नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि 90% से अधिक इस योजना को बिहार में पूरा कर लिया गया है। लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो इससे विपरीत है। ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। अगर आप पटना से हट के अगर अलग दूसरे जो इंटीरियर इलाके हैं,
वहां पर अगर जाएंगे तो आपको सारी तस्वीर दिख जाएगी कि किस तरह से इस पूरे योजना में लगातार आगे भी साकेत हम इस पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग को दिखाते रहेंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो भी कहा जा रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। इन्होंने एक आरोप लगाया कि घोटाला हुआ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि घोटाला की क्या परिभाषा है। चारा घोटाला तो समझ में आया और भी जमीन घोटाला तो समझ में आया, लेकिन ये जल आपूर्ति घोटाला मतलब ये निविदा घोटाला नहीं समझ में आया। और आप इन्होंने आरोप लगाया कि 2 और प्रतिष्ठान हैं जिसमें कि मेरा साला और सरहज है। आज के बयान में तो उन्होंने दामाद का भी नाम लिया जिसको कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको बता दें कि उस दोनों प्रतिष्ठान में मेरे परिवार का ना मेरे ससुराल के परिवार का कोई सदस्य उसमें शामिल है। मेरा ससुराल में मात्र मेरा एक साला है जो अपने भागलपुर में वो रोजी रोटी अपना कमा रहा है। उसको किसी प्रकार के इस तरह के निविदा और ठेकेदारी से कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं। और इस तरह से गलत बयानी करके झूठी बातों को प्लांट करके और मुझे और मेरे सरकार को जो बदनाम करने का साजिश है, इस साजिश को पूरी जनता समझ रही है। तो यहाँ पर आपने उप मुख्यमंत्री का पक्ष भी सुना, लेकिन आरोप कई हैं। सीधे ग्राउंड से हमने जनता के स्टेटमेंट भी आपको दिखाए जो लगातार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जो वादा किया गया, जो योजना बताई गई, जमीन पर वैसा हुआ नहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। जनता सत्ता की लड़ाई में जब जनता पिसती है तो क्या होता है, ये राजस्थान में साफ देखा जा सकता है। जब मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हों तो जनता कैसे तिल तिल करके मरती है। राजस्थान में इसकी सबसे नई मिसाल दिखाई दी जब सत्ताधारी पार्टी में ही कुर्सी की लड़ाई चल रही हो तो जनता के मुद्दे कैसे नजरअंदाज हो जाते हैं, आज आपको ये दिखाएंगे। चार कंधों पर राजस्थान के विकास का जनाजा निकला। कल 4 लोगों ने न सिर्फ शव को बल्कि राज्य के विकास को भी कंधा देकर शमशान घाट पहुंचाया। ये जनाजा राजधानी जयपुर से महज 200 किलोमीटर दूर बूंदी जिले में निकला। बूंदी है तो राजधानी से महज 200 किलोमीटर दूर, पर गांव से विकास मीलों दूर है। हालात क्या हैं, ये तो तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। जीते जी बुजुर्ग महिला विकास के दर्शन नहीं कर पाई। अलबत्ता मरने के बाद अंतिम यात्रा 5 फीट पानी से होकर गुजरी। बूंदी के ठिकरिया कला गांव में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए बुजुर्ग महिला को शमशान घाट लेकर जाया गया। कुछ इस तरह से यहाँ मुक्तिधाम पहुँचना जंग लड़ने के बराबर है। इसलिए कमर तक पानी में डूबकर अम्मा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट पहुंचाया गया। गांव की आबादी करीब 700 है, लेकिन गांव में आने जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है भी वो एक बारिश में बह जाता है। ऐसे में गांव के लोग न कहीं जा पाते हैं, न कोई इस गांव में आ पाता है। यूं कहें कि गांव बंधक बन जाता है। लेकिन क्या करें, घर में कोई मर जाए तो मुक्तिधाम जाना तो मजबूरी है, और मजबूरी है इस निकम्मी सरकार को झेलना, क्योंकि गलती से ऐसे नेताओं को वोट कर दिया जो खुद की कुर्सी बचाने में जुटे हैं, अपनों से। ऐसे में जनता क्या कर रही है, कैसे तिल तिल कर मर रही है, ये देखने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि गहलोत साहब को ये देखने, समझने और समाधान करने का फुर्सत नहीं है। तो देखा आपने, राजस्थान कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं तो पायलट गुट अपना गुना गणित फिट करने में जुटा है। लेकिन जनता के मुद्दों पर किसकी नजर है? जनता तो इसी तरह से करा रही है। कमर तक भरे पानी में शव यात्रा निकल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में बिजी हैं। 5 फीट पानी में अंतिम यात्रा निकल रही है, लेकिन सचिन पायलट की नजर सिर्फ मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है।
राजस्थान में कांग्रेस के अंदर की कलह खुलकर सामने आ गई है। गहलोत और पायलट गुट सक्रिय हो चुके हैं। बैठकों का दौर जारी है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जोरों पर है। विधायकों के जोड़ घटाव की रणनीतियां बन रही हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर राजस्थान में कोई भी राजनेता बात करता दिखाई नहीं दे रहा। और बूंदी की ये दयनीय हालत इस घटना के जरिए आपके सामने है। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान के स्कूल में दूषित खाने की वजह से 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हुई है। कई बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन सरकार में सुध लेने वाला कोई नहीं। बस नेताओं को चिंता है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की। सीएम अशोक गहलोत अपने राजस्थान की एक और तस्वीर देख ले। उदयपुर के एमबी अस्पताल का पूरा वार्ड बच्चों से भरा है। कुछ बच्चे आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। 2 दिन में 2 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। इन बच्चों की गलती बस इतनी थी कि पुनर्वास केंद्र में इन्हें जो खाना दिया गया, इन्होंने चुपचाप उसे खा लिया। उदयपुर शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर नारायण सेवा संस्थान का पुनर्वास केंद्र है। 19 सितंबर को खाना खाने के बाद एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी। अगली सुबह बच्चे की मौत हो गई। 22 सितंबर रात को एक और बच्चे को भर्ती कराया गया। अगली सुबह उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। 6 बच्चों का इलाज जारी है, जिनमें से एक आईसीयू में भर्ती है। 2 बच्चों की मौत होने के बाद जिला प्रशासन जागा। कलेक्टर साहब नारायण सेवा संस्थान पहुंचे। खाने का जायजा लिया गया। देखो, संस्थान ने तो मुझे लगता है जैसे बच्चे बीमार होते गए उनको भर्ती कराते गए हैं। अब लापरवाही के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। जांच में जो भी निकल के आएगा उसके आधार पर ही कुछ बता पाएंगे। कलेक्टर साहब ने दौरा कर लिया, बच्चों की हेल्थ रिपोर्ट भी दे दी, कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि 2 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है कौन? एनजीओ की तरफ से जो खाना दिया जा रहा है, क्या उसकी जांच का कोई पैमाना है? सवाल तो कई हैं, लेकिन जिन्हें जवाब देना है वो तो अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि राजस्थान में जनता राम भरोसे है, तो यह वाक्य गलत नहीं होगा। तो जनता परेशान है। कहीं 5 फीट पानी में लोग शव यात्रा निकालने को मजबूर है, तो कहीं जहरीला खाना खाने से बच्चों की मौत हो रही है। लेकिन सियासतदान क्या कर रहे हैं? लड़ाई कुर्सी की चल रही है। गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी कस के पकड़ के बैठे हैं, तो पायलट सीएम की कुर्सी पाने की होड़ में है। और ऐसे में जनता के मुद्दे अनदेखे हैं, अनसुने हैं। राजस्थान में बगावती बयान तेज हो गए हैं। सचिन पायलट गुट फिर गहलोत सरकार के खिलाफ मुखर हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, इस मामले में उनका बड़ा बयान सामने आया है। चौधरी ने कहा कि मेहनत सचिन पायलट ने की और फल खा गया कोई और यहीं पर नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि आम जनमानस की चाह है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। अब इस बयान से एक बात तो तय है कि केंद्रीय नेतृत्व से आश्वासन मिलने के बाद नरमी बरत रहा पायलट गुट पंजाब में बदलाव के बाद से उत्साहित नजर आ रहा है। आम जन तो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई कांग्रेस में जो है क्या चल रहा है, इसका क्या परिणाम आता है। और मेहनत तो सचिन पायलट ने की थी। बिल्कुल निश्चित मेहनत क्या की थी। मैं तो ये 100 किलोमीटर की यात्रा जो किसान न्याय यात्रा की थी 12 से झालावाड़, मैं 4 दिन था। मेरे पैरों में छाले हो गए, मेरे नाखून उतर गए। 3 महीने के जाके कि मेरे घाव ठीक हुए। मेहनत का फल पायलट को मिलना चाहिए था। हर व्यक्ति चाहता है ना, मेहनत का फल करे कोई भरे कोई। राजस्थान के बाद अब बात करते हैं पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी सियासी सरगर्मी तेज है। फेरबदल के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर लगातार आला कमान को घेरने में लगे हैं। इस बीच कांग्रेस भी उन्हें चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमरिंदर को बुजुर्ग नेता बताया। कैप्टन की नाराजगी पर सुप्रिया ने कहा कि बुजुर्ग नेताओं को गुस्सा आ जाता है। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए
जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने अमरिंदर पर चुटकी ली तो उधर कैप्टन का भी जवाब आ गया। कैप्टन ने लिखा कि हाँ, राजनीति में गुस्से के लिए जगह नहीं, क्या निरादर और अपमान के लिए लेकिन जगह है। अगर मेरे जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो आश्चर्य है कि कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आला कमान को खरी खोटी सुनाई। अमरिंदर ने क्या कहा था आपको वो भी बताते चले। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अनुभवहीन हैं। राहुल और प्रियंका मेरे लिए बच्चे जैसे हैं, लेकिन सलाहकार उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। ये सब ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए था। मैं इससे आहत हुआ। सिद्धू के खिलाफ चुनाव में मजबूत कैंडिडेट उतारूंगा। सिद्धू को सीएम बनने से रोकने के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार। सिद्धू सुपर सीएम की तरह रहे तो पार्टी को नुकसान। जीत के बाद राजनीति छोड़ने को तैयार था, हार के बाद नहीं। सोनिया गांधी को 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की। तो पंजाब में सियासी घमासान के बाद अब पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। सिद्धू को लेकर आला कमान को चैलेंज देने के बाद कैप्टन अब अपने करीबियों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से ही अमरिंदर सिंह लगातार सिद्धू को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमलावर रहे। वो अपने अगले कदम को लेकर साफ कर चुके हैं कि भविष्य की राजनीति पर अपने करीबी साथियों से मिलकर फैसला लेंगे। तो वहीं कांग्रेस की इस आपसी जंग पर बीजेपी ने निशाना साधा। अनिल सारिन ने इसे सोनिया राहुल गुट के बीच की खींचतान करार दिया है। कांग्रेस की यह जंग पंजाब को ले डूबेगी। कांग्रेस का पतन तो तय है, क्योंकि यह लड़ाई केवल पंजाब की लड़ाई नहीं है। यह सोनिया गांधी और प्रियंका और राहुल के बीच में जो खींचतान चल रही है, सोनिया ग्रुप और राहुल प्रियंका ग्रुप की, यह उसी की एक झलकी है यहां पर पंजाब में। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया कि मैं ना तो सीएम भूपेश बघेल के साथ हूं और ना ही मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ। मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं और कांग्रेस संगठन ही सर्वोपरि है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के बीच पीसीसी चीफ के इस बड़े बयान से हलचल बढ़ गई है। मरकाम ने दोनों ही गुट का होने से इनकार कर दिया है। देखिए, मैं संगठन का मुखिया हूं। संगठन की मुखिया की पालक की भूमिका होती है। न माननीय भूपेश बघेल साहब के साथ हूँ, ना मैं टीएस सिंहदेव साहब के हूँ। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। संगठन का काम है चुनाव लड़वाना, बूथ प्रबंधन करना। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर जो संगठन का काम है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप ये कहेंगे कि किसके साथ हैं, संगठन किसी के साथ नहीं होता, संगठन सबके साथ हो गए। बढ़ते आगे और कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर। कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देश में डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत में डोर टू डोर कोविड टीकाकरण की अनुमति दी गई है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हम उन लोगों के लिए घर घर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो टीकाकरण केंद्रों में जाने में सक्षम नहीं है। एडवाइजरी जारी की गई है, एसओपीज का पालन किया जाएगा। तो डोर टू डोर वैक्सीनेशन को लेकर ये एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, जिसको लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जानकारी दी। जो लोग सक्षम नहीं हैं टीकाकरण केंद्रों पर जाने के लिए, उनके लिए घर पर आकर उन्हें टीकाकरण दिया जा सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी और इसे लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। भारत में डोर टू डोर वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। पोलियो के लिए जिस तरह से अभियान चलाया गया, कुछ उसी तर्ज पर अब कोविड के लिए भी ये एक इंतजाम सरकार ने किया है, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सामने आई है। अब भारत में डोर टू डोर वैक्सीन लगेगी, यानी आपके घर पर आकर आपको वैक्सीन दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट क्या है सरकार का, और थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है, वो लोग जो टीकाकरण केंद्र नहीं पहुंच सकते उनको घर जाकर वैक्सीन दिया जाएगा। तो देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार हर दिन बढ़ रही है। रोजाना लाखों लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसके बाद भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिन बर दिन मजबूत होता जा रहा है। कुछ दिन पहले कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई थी। अब हालात ये हैं कि भारत इस मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने टारगेट के आसपास है। भारत का टारगेट है
कि जल्द से जल्द 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाए और जिस रफ्तार से लोगों के वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा लगता है कि ये टारगेट भी जल्द पूरा हो जाएगा। देश भर में वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है, इसका अंदाजा भी आपको इस ग्राफिक से लग जाएगा। 1 से 10 करोड़ डोज तक पहुंचने में भारत को 85 दिन लगे, लेकिन उसके बाद 10 करोड़ से 20 करोड़ वैक्सीनेशन होने में सिर्फ 45 दिन। फर्क देखिए, 85 दिन और 45 दिन का। इसके बाद से वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ी है। 20 से 30 करोड़ होने में और 30 से 40 और फिर 80 करोड़ तक पहुंचने में तुलनात्मक रूप से कम समय लगा। पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लेकर अभी तक कुल 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। तो ये डेटा अपने आप में बहुत अहम, जो देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार इस वक्त आपको दिखा रहा है कि 1 से 10 करोड़ होने में 85 दिन लगे, लेकिन फिर 10 से 20 करोड़ होने में मात्र 45 दिन, और उसके बाद से लगातार ये जो तस्वीर है बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 20 से 30 करोड़ होने में 29 दिन और 30 से 40 करोड़ होने में 24 दिन, 40 से 50 करोड़ डोजेस देने में 20 दिन लगे और 50 से 60 होने में 19 दिन, 60 से 70 करोड़ तक के डोजेस तक पहुंचने के लिए 13 दिन का समय लगा और 70 से 78 करोड़ डोजेस के लिए 10 दिन। अब आप ये भी जान लीजिए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है और अभी भी लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश 9 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वैक्सीन अब तक लोगों को दे चुका है। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां पर 7 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। फिर मध्य प्रदेश, जहां पर 5 करोड़ 91 लाख से ज्यादा वैक्सीन लोगों को दिए गए हैं। गुजरात में 5 करोड़ 80 लाख से ज्यादा, राजस्थान में 5 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत ने मई के महीने तक दुनिया के कई देशों को अपनी तरफ से वैक्सीन के डोज भेजे। हालांकि बाद में जब देश में जरूरत ज्यादा हुई तो इसे रोक भी दिया गया। अब फिर से कहा जा रहा है कि अक्टूबर में भारत वैक्सीन का एक्सपोर्ट करने लगेगा। ऐसा करने के लिए निश्चित तौर पर वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाना होगा और इसे लेकर काफी तेजी से काम जारी है। भारत ने दुनिया के 71 देशों को वैक्सीन भेजा। करीब 5 करोड़ 80 लाख डोजेस बाहर भेजे गए। अक्टूबर में फिर से भारत वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। मई तक भारत ने 6 करोड़ से ज्यादा डोजेस एक्सपोर्ट किए। वैक्सीन की कमी के बाद एक्सपोर्ट होगा। अक्टूबर में भारत के पास करीब 30 करोड़ वैक्सीन डोज होंगे और साल के अंत में वैक्सीन का उत्पादन 100 करोड़ डोजेस तक होगा। तो वैक्सीनेशन में किस तरह से भारत की स्थिति मजबूत है, वो ये डेटा अपने आप में बताने के लिए काफी, और देखना ये भी अहम है कि प्रधानमंत्री जो अभी अमेरिका दौरे पर है और ऐसे में क्वाड समिट में, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जो पिछली मुलाकात हुई उस पर बातचीत हुई थी, तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि वैक्सीनेशन और सप्लाई चेन को लेकर एक फॉलो अप प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भी होगा और भारत की भूमिका इसमें बहुत अहम रहने वाली है। तो भारत में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रहा है, दुनिया भर को वैक्सीन भी दिया जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन ने भारत और भारत की वैक्सीन को लेकर जो कहा है वो चौंकाने वाला है। ब्रिटेन ने जो ट्रैवल पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए लोगों को भी अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। यानी कोविशील्ड के दोनों डोज लगाए हुए व्यक्ति को ब्रिटेन पहुंचते ही 10 दिन के लिए क्वारंटीन होना जरूरी है। ब्रिटेन पहुंचने से 3 दिन पहले यात्रियों को RT-PCR जांच से गुजरना होगा। We also need to focus on addressing the pandemic economic effects. To that end, international travel should be made easier through mutual recognition of vaccine certificates. बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने अदालत में जो कुछ कहा उससे पूरा केस साफ हो गया है। सीबीआई ने बताया कि जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। साथ ही सीबीआई ने दावा किया कि जल्द ही हमलावरों तक पहुंच जाएगी। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि पहली बार किसी जज की इस तरह से हत्या की गई है जिसकी वजह से जुडिशियल ऑफिसर्स डरे हुए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने को कहा है। और ये आपको घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं। 28 जुलाई 2021 का धनबाद की ये घटना, जहां पर जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसे लेकर अब सीबीआई ने साफ कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला है कि जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। साथ ही सीबीआई ने दावा यह भी किया कि जल्द ही हमलावरों तक पहुंचा जाएगा।
और एक और खबर पश्चिम बंगाल से आपको दे दें। बंगाल में बीजेपी नेता ढपरजाती साहा की मौत हो गई है। बंगाल के मगरहाट पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी के ये प्रत्याशी थे। चुनाव में वो टीएमसी के उम्मीदवार से 97,000 वोटों से हार गए थे और 2 मई को धुरजती को काउंटिंग सेंटर के बाहर घसीटकर पीटा गया था। हमले का आरोप टीएमसी के सपोर्टर्स पर लगा। आरोप तो यह है कि परिवार थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई और अब धुरजती की मौत के 24 घंटे के भीतर ही सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ लोकतंत्र